नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना के चलते दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की भी डिमांड बाजारों में बढ़ गई। ऐसे में एनएमसीएच का लेटर जारी करके ये कहना कि रेमडेसिविर कोरोना की दवा नहीं है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी पर देखिए आज के दिन ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। लेकिन मैं मरीजों को तभी भर्ती करूंगा जब मुझे ऑक्सीजन सप्लाई का एश्योरेंस मिलेगा। ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मरीजों को भर्ती करना बिल्कुल सही नहीं। 500 मरीजों को भर्ती करेंगे तो ये समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए हम आशंकित हैं कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ और मरीजों की संख्या बढ़ी तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। कोरोना की रफ्तार के साथ बढ़ी रेमडेसिविर की मांग। कोविड अस्पताल एनएमसीएच का डॉक्टरों को आदेश, कोरोना मरीजों को ना लिखें रेमडेसिविर इंजेक्शन। एनएमसीएच के पत्र पर सियासी बवाल जारी। देश में दिनों दिन कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब के समय में जितने कोरोना मामले सामने आ रहे हैं उतने तो पहली लहर में भी नहीं आया करते थे। आज देश में कोरोना के मामलों में 3 लाख तक का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बात करें बिहार की तो यहाँ भी स्थिति भयावह बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए पिछले 5 दिनों के आंकड़े। 17 अप्रैल को 7,870 मामले, 18 अप्रैल को 8,690 मामले, 19 अप्रैल 7,487 मामले, 20 अप्रैल को 10,455 मामले, 21 अप्रैल को 12,222 मामले। देश में जैसे जैसे कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ही दवाइयों और ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी डिमांड का फायदा उठा रहा है ब्लैक मार्केट। आज धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। डीलर दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टोर कर उसे मनचाहे दाम पर बेचकर जरूरतमंद की जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में पटना एम्स के बाद एनएमसीएच ने भी बड़ा फैसला लिया है। कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच ने लेटर जारी करते हुए अपने डॉक्टरों को यह आदेश दिया है कि वो कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन ना लिखें। ये कोई कोरोना के इलाज में रामबाण नहीं है। लेटर जारी करने के बाद एनएमसीएच सवालों के घेरे में आ गया है। एक और जहां विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसे कोरोना मरीजों के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी ओर एनएमसीएच इससे साफ इनकार कर रहा है। सवालों की इसी कड़ी में आरजेडी ने भी एनएमसीएच पर जमकर हमला बोला और इसे साजिश करार दिया। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की जरूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? एनएमसीएच के पत्र के बाद बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ आरजेडी से साजिश बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑल इंडिया मेडिकल जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष ने और एम्स के निदेशक ने कल कहा है, और कई एक डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टरों ने, कि रेमडेसिविर कोई ऐसा आवश्यक दवा नहीं है जिससे कोविड ठीक हो जाए और इसको लिखना बंद करें। यहाँ तक उन्होंने कहा कि डॉक्टर इस पर परहेज करें। ये एक है, ठीक है, तात्कालिक है व्यवस्था, लेकिन और हमारे पास विकल्प खुले हैं
और लोगों में एक पैनिक हो गया है कि इससे ठीक होता है, जिससे कालाबाजारी हो रही है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार इस पर सख्त है। अगर जो भी कालाबाजारी करेंगे उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उन पर कार्रवाई होगी और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग ठीक हो रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन ऐसे में एनएमसीएच का लेटर जारी कर ये कहना कि रेमडेसिविर कोरोना की दवा नहीं है, कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो अगर क्या दवाएं अगर कम हो जाएंगी तो इसके बाद ये कह दिया जाएगा कि ये दवाएं कारगर नहीं है। WHO का ये कहना कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीजों के लिए काफी कारगर है, लेकिन एनएमसीएच की तरफ से लेटर लिखकर कह देना कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। आज के दिन डॉक्टर रामसागर बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं लाइव में और राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है आप दोनों का सर वीआईपी न्यूज में। और हमारे साथ सीनियर एडिटर मधुर जी भी बैठे हैं लाइव में। सबसे पहले रामसागर जी आपके पास आऊंगा। क्या सर मतलब कि अगर इंजेक्शन और दवाएं कम पड़ जाएंगी तो लेटर लिख के ये कह दिया जाएगा कि ये दवा कारगर नहीं है, इंजेक्शन कारगर नहीं, अगर सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर पा रही उसकी? तो रामसागर जी अभी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एस.टी. मिश्रा, एक्स डायरेक्टर एम्स दिल्ली, इन लोगों ने भी आज मैं बहस में देख रहा था कि इन लोगों ने भी इसके उपयोगिता पर एक प्रश्न खड़ा किया है। ये कहा गया कि इसकी उपयोगिता केवल उतना भरी है, ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, ये एक एंटीवायरल ड्रग है और ये पहले हेपेटाइटिस सी में यूज होता था, फिर इबोला वायरस दुनिया में आया, इबोला वायरस में यूज हुआ और इसमें कोई टेस्टेड नहीं है। इसका केवल इतना ही काम है कि जिस समय लोड बढ़ता है वायरस का तो जो अस्पताल में बताइए किया गया था सर्वे और उससे जो सामने निकल करके आए हैं उस बात को डॉक्टर एस.टी. मिश्रा, एक्स डायरेक्टर एम्स दिल्ली, इस बात को रखे हैं। और जहां तक बात है कमी का, तो इसके निर्यात पर रोक लगा दिया गया है और इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसका कमी अब नहीं है। इस कमी को तो जो नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या WHO की तरफ से कोई बयान आया इस इंजेक्शन को लेकर? क्या कहीं कोई सवाल खड़े किए गए किसी राज्य में? सर आपके राज्य में इसकी आपूर्ति अधिक हो रही है, 12,244 मामले आज 24 घंटों में। आपने देखा कि हेल्थ सिस्टम पूरा चरमरा रहा है, तब सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। WHO ने फर्स्ट वेव में ही ये इस बात का जिक्र किया था रेमडेसिविर के बारे में, वो दिया था गाइडलाइन रेमडेसिविर के बारे में WHO ने। इसलिए कोई अपने कमी है इस वजह से उसको ये किया गया। डॉक्टर एस.टी. मिश्रा जो एम्स के एक्स डायरेक्टर है, वो आज भी कह रहे थे कि डॉक्टरों को सोच समझ करके इस पर कलम चलाना चाहिए, देख करके ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, इससे तो ज्यादा काम सबसे सस्ती दवा जो 2 रुपया 4 रुपया में मिलता है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, डेक्सामेथासोन है। ठीक है, चलिए राजेश राठौर भी हैं लाइव में, लौट कर आऊंगा आपके पास। रामसागर जी, राजेश राठौर क्या आपत्ति है आपको और क्यों आप लोग प्रश्न चिन्ह इस पर लगा रहे हैं कि अगर इस पर ब्रेक लगाया गया, ये कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से इसका अधिक उपयोग क्या है वो सही नहीं है? देखिए, इसमें न विपक्ष की भूमिका है, न हमारी भूमिका है, न आपकी भूमिका है। यह इसमें भूमिका है तो स्वास्थ्य विभाग के, बिहार सरकार के और भारत सरकार के। हर आदमी को यह नहीं पता या आवाम को नहीं पता, न हमें न आपको पता है कि हम बीमार हैं तो हमें कौन सी दवा चाहिए। ये डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवा चाहिए और कौन सी दवा नहीं चाहिए। तो रेमडेसिविर के लिए हाहाकार जब बिहार भर में हुआ, लगातार 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए में वो इंजेक्शन बिका, उसकी उपलब्धता कम है, तब एनएमसीएच की ओर से एक चिट्ठी जारी होता है कि इसकी उपयोगिता, रेमडेसिविर की उपयोगिता कोरोना पेशेंट के लिए उपयोगी नहीं है।
हम ये मानना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं है, यह मेरे जैसे लेमन व्यक्ति नहीं कह सकता। अगर एनएमसीएच के कोई डॉक्टर बोले हैं तो ये कितना सत्य है, इसकी पुष्टि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को कर देना चाहिए कि सचमुच रेमडेसिविर लेना है या नहीं है। अगर बीच बीच के स्थिति बनाए रखेंगे तो लोग दुविधा में पड़ेंगे, लोगों की जाने जाएगी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी होगी। अगर सही रेमडेसिविर उपयोगी है तो भारत सरकार के हेल्थ विभाग के हेल्थ मिनिस्टर आगे बताए कि ये उपयोगी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। या उपयोगी नहीं है तो आज और अभी दिल्ली से ये बुलेटिन जारी होना चाहिए भारत सरकार की ओर से कि ये उपयोगी नहीं है। अगर बीच बीच के रास्ता अगर भारत सरकार अपनाती है तो हमें लगता है कि यह आवाम को बहकाने वाली बात हो गई। कोरोना की जंग हम लड़ने से पहले हार जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। या आप बताइए ना सागर जी, हम और आप कैसे बता सकते हैं कि रेमडेसिविर सही है या गलत है? एक तरफ डॉक्टर लिख रहा है, दूसरा डॉक्टर कह रहा है गलत है। भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो रही है, फिर लोग करे तो क्या करे। इसीलिए आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे होंगे, सरकार के भी नुमाइंदगी देख रहे होंगे, उनसे आग्रह करते हैं कि आप स्पष्ट कर दीजिए एक बार कि रेमडेसिविर कोरोना पेशेंट के लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। अगर उपयोगी नहीं है तो बंद ठीक है। राजेश राम सागर जी कुछ कहना चाहते हैं, लौट कर आऊंगा आपके पास, उसके पहले मधुर जी के पास जाता हूं। मधुर जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन कम पड़ी तो उसके बाद ये बयान आना अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का कि ये दवा कारगर नहीं, इंजेक्शन कारगर नहीं है, क्या दर्शाता है? मधुर जी देखिए, अगर ये दवा कारगर नहीं थी तो जो देश का सबसे बड़ा संस्थान है एम्स, या जो चंडीगढ़ पीजीआई है या लखनऊ पीजीआई है, तमाम जो इस तरह के संस्थान हैं, पटना में भी एम्स है और कई अन्य राज्यों में भी एम्स की इकाइयां खुली हैं, यूनिट खुले हैं। निजी अस्पतालों से लेकर के और वो जो प्राइवेट जो अस्पताल हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह के चिकित्सक पिछले 1.5 महीने से क्यों रेमडेसिविर लिख रहे थे? जो कोविड-19 से संक्रमित पेशेंट जा रहे थे तो वो किन वजहों से लिख रहे थे? और जब उसकी क्राइसिस हुई देश में, दूसरे राज्यों में भी, तो आप डॉक्टर आपके बोलने लगे एम्स के भी और एनएमसीएच के भी कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप इतने दिन से जो प्रयोग कर रहे थे या जो पर्ची पर लिख रहे थे या लगा रहे थे कोविड-19 से ग्रसित लोगों को, वो क्यों लगा रहे थे फिर? तो ये तो बहुत बड़ा उन जो पेशेंट अब तक मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके, उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ, बिल्कुल उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। और अभी 5 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल के विशेषज्ञों, मतलब चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ और जो दवा निर्माण कंपनियां हैं, 4 बड़ी कंपनियों के जो उनके लोगों के साथ जब बैठक हुई तो अलग अलग उनको रेमडेसिविर निर्माण करने के लिए जब समझौता हुआ, तो फिर आप देश में उसकी उत्पादन बढ़ाने की बात क्यों कर रहे थे अभी 5 दिन पहले तक? तो ये राम सागर जी खुद चिकित्सक हैं, खुद उनको ये जानना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर पुर्जे पर पर्ची पर लिख रहा है। बोलिए डॉक्टर राम सागर जी, बोलिए जी। इसमें उसकी उपयोगिता इतना भरी है कि वायरस अटैक करता है और रेप्लिकेशन से पहले अगर रेमडेसिविर दिया जाता है तो उसके रेप्लिकेशन को रोकता है और हॉस्पिटल का स्टे को ये कम करता है। लेकिन इसका उपयोगिता लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में नहीं है, केवल स्टे को कम करता है ये। इसलिए अगर ऐसी बात नहीं होती तो निर्यात को नहीं रोका जाता और जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने का ऑर्डर नहीं किया जाता। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी भी इस विषय पर बार-बार विषय को रख रहे हैं। नहीं डॉक्टर राम सागर जी, सवाल ये कि ये तो सभी को पता है कि कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की वस्तु है, अगर उसको हम लिमिट से अधिक अगर लेते हैं तो वो तो सर दुष्प्रभाव करेगा ही, नुकसानदायक तो होगा ही। नहीं, वो बाद में काम करता ही नहीं है। हाँ। सागर मिश्रा जी, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआती दौर में कुछ उसका है काम, लेकिन बाद में फिर जब लोड बढ़ जाता है तब फिर इसका कोई काम नहीं है। ये अस्पताल में स्टे का, जैसे किसी मरीज को अगर ठीक होने वाला हो तब 15 दिन स्टे कर सकता है,
तो वो फिर 8 दिन स्टे करेगा या 10 दिन स्टे करता है। इसमें ये मदद करता है। इसमें इससे तो ज्यादा मदद अगर क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है तो डेक्सोना जिसको आम लोग जानते हैं, वो 2 रुपये 4 रुपये की दवा है, वो ज्यादा उपयोगी है इसमें। इसलिए इसमें अगर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी नहीं रोक लगाते, निर्यात पर रोक नहीं लगाया जाता, उसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता, तो इसका उतना ही उपयोगिता है कि उसके रेप्लिकेशन को रोकने के पहले तक। ठीक है, राजेश राठौर जी समझा आपने डॉक्टर राम सागर क्या कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि शुरुआती दौर में तो प्रभाव इसका बेहतर होता है, लेकिन आगे चलते चलते इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और नुकसानदायक भी हो जाता है। ये नहीं होता है उसका। बताइए राजेश राठौर। आदरणीय राम सागर जी हमारे प्रश्नों को जवाब दे या न दे, मैं ये सवाल बिहार और देश भर के लोग पूछ रहे हैं। NMCH के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, वो जो बात कर रहे हैं वो सही है या पहले से जो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि रेमडेसिविर लगना चाहिए तो वो सही है? हम दोनों की दुविधा को खत्म करना चाहते हैं, बीच में नहीं रखना चाहते हैं। चूंकि आज दुनिया देश भर के लोगों को पता है कि रेमडेसिविर का पूरे भारत में ही उसका कालाबाजारी हो रहा है, लोग रखे हुए हैं, ब्लैक से मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर विनोद सिंह का यह बयान दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार की सोची समझी रणनीति है। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ मात्र आपके माध्यम से कि यह इंजेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर उनका क्या मत है? अगर लेना चाहिए तो पर्याप्त व्यवस्था हो, अगर नहीं लेना चाहिए तो बंद हो। इसमें बीच बीच के रास्ते अपना के कोविड पेशेंट को बाजार में नहीं रखा जा सकता, उनके जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पहले से ही भारत सरकार बिहार सरकार के कुव्यवस्थाओं के कारण लाखों में पेशेंट हो गया है। कुल मिला के देखे तो करोड़ हम पार करने वाले हैं पूरे भारत में। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का दुविधा करना कि इंजेक्शन कोई आदमी कह रहा है कि लेना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार का स्पष्ट मत क्या है? प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मरीजों के अटेंडेंट को भ्रम में नहीं डालें। हमने बड़ा स्पष्टता से विषय को रख दिया है और देश भर से बड़े डॉक्टर सारे लोग रख रहे हैं इस विषय को। डॉक्टरों को राजनीति से क्या मतलब है? ठीक है, लौट कराऊंगा आप दोनों लोग के पास। देखिए राम सागर जी, राजेश राठौर जी, आ रहा हूं आपके पास। मधुर जी, सवाल ये जिस तरह से आज के दिन ये बोला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कि बिहार में मेडिकल इमरजेंसी लगाई जाए, क्या लगता है केवल ये सियासी बयानबाजी है, राजनीति है, या फिर वाकई में से कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, हालात बेकाबू है और जिस हिसाब से एहतियात बरते जाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, वो लेट स्टेप उठा रहे हैं। लेट स्टेप का मतलब ये हुआ कि जिस एहतियात की जरूरत हमको आज से 15 दिन पहले थी या 1 महीना पहले थी, उसको हम 1 महीने के बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बैठकों में बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय जाया कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार, पड़ोसी राज्य उनका झारखंड, वो लॉकडाउन का कठोर निर्णय राज्यवासियों के हित में, जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा था, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, चेन ब्रेक करने के लिए उन लोगों ने एहतियाती कदम उठाए। आज अगर कांग्रेस के नेता या विपक्ष के कोई भी नेता मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो वो जनहित में ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब अस्पताल में बेड नहीं है। आपने देखा कि 3 दिन पहले NMCH के ही एक डॉक्टर ने, उनके जो सुप्रिटेंडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हम मरीजों को एडमिट नहीं करेंगे। राम सागर जी सुन लीजिए कि जब आपके डॉक्टर ने ही कहा कि जब तक हमको ऑक्सीजन, जिनके ऊपर अभी राजेश आरोप लगा रहे हैं, वही कहे थे डॉक्टरों को राजनीति से मतलब नहीं होता है। तो ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो आप जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, संक्रमितों का चेन ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आखिर आपके पास विकल्प क्या है? और आप 1 साल तक, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, 1 साल में आज देखिए, इस बार का फर्स्ट वेव में जो वायरस था उसमें 7 दिन का
समय लगता था लंग्स तक आने में, इस बार का जो म्यूटेंट आया है वो 2 से 3 दिन में ही लंग्स को इन्फेक्ट कर दे रहा है, 70% तक डैमेज कर दे रहा है और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को कई गुना बढ़ा दे रहा है। इसलिए ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है और हमारी सरकार ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब तो रेल से, हवाई जहाज से और रोड से सप्लाई को बढ़ाया गया है और बिहार में भी दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, बेगूसराय। रामसागर जी, अगर इतना बेहतर आपकी सरकार करती सर, कल रात हाईकोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता, फटकार नहीं लगानी पड़ती कि सर चोरी करिए या कुछ करिए, आप ऑक्सीजन लेकर आइए। सर आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं सर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए। अभी तुरंत की अपडेट आई है, दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों ने सर मरीजों को लेने से इनकार कर दिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं और बिहार में भी जल्द ऐसे हालात आ चुके हैं और आगे भी ऐसी परिस्थितियां होंगी। बोलिए सर। ये इस म्यूटेंट वायरस के वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। 7 दिन के बदले ये 2-3 दिन में ही 70% लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कई गुना बढ़ा दे रहा है। इसलिए इतना इमरजेंसी वाली बात हो गई है। अब सारे जगहों पे बिहार का मैं बात कर रहा हूं। रामसागर जी, लोगों की जानें जा रही हैं सर और ऐसे में स्टील प्लांट की कंपनियों को अगर ऑक्सीजन आप सप्लाई करेंगे तो सर ऑक्सीजन बचेगा आम जनता के लिए। सर मरते हाल में सर छोड़ रहे हैं सर आप लोग आम जनता को, सर इस आवाम को जिन लोगों ने वोट दिया सर आपको कतारों में लगकर। आज ही गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि अन्य विभागों को जो सप्लाई जा रहा था गैस का उसको रोक दिया गया है और इधर डाइवर्ट करने का आदेश जारी हो गया है। ये वार लेवल पर काम किया जा रहा है और 162 जगहों सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो दखल देना पड़ रहा है सर, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया। ये क्या वायलेंस फैलाया जा रहा है? क्या ये विपक्ष के कहने पर हो रहा है सर? ये क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं देख रहा कि क्या खामी है आपकी? नहीं, किसी के कहने पर नहीं हो रहा है। जिनको चिंता हो रही है वो विषय को रख रहे हैं। ठीक है, राजेश राठौर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वक्त कम है, बताइए राजेश जी। सागर जी, लगातार आप देख रहे हैं पिछले बार भी कोरोना का कहर बरपने ही वाला था तो दुनिया और बिहार देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री और देश को आगाह किया था कि कोरोना की सुनामी आने वाला है। प्रधानमंत्री तब नमस्ते ट्रंप पे व्यस्त थे। नमस्ते ट्रंप से निकले, कोरोना का कहर बरप गया और रातों रात लॉकडाउन कर दिए, तब जबकि 100 सैकड़ा कोरोना पेशेंट था। आज के दिन में हम करोड़ पाने के छूने वाले हैं, 50 लाख से ऊपर हम लोग टप चुके हैं देश भर में कोरोना पेशेंट। और आज भी देश के प्रधानमंत्री जी, उनके लिए प्राथमिकता है बंगाल का चुनाव। इस बार वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, कोई तैयारी नहीं कर पाए। यही प्रधानमंत्री पिछले बार जब 100 सैकड़ा कोरोना पेशेंट था तब कहे थे कि लॉकडाउन ही मात्र विकल्प है और आज यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प। बिल्कुल, कल इसी पर हमने चर्चा की थी राजेश जी कि पहले जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जान है तो जहान है, आखिर उन्होंने कल के दिन ऐसा क्यों कहा, माफ करिए परसों के दिन, की लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। ठीक है, चलिए वक्त थोड़ा कम है, मधुर जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कम शब्दों में। सरकार का रवैया, जिस तरह से अस्पतालों की कार्यशैली है वो तो इस वक्त जवाब दे रही है, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी तमाम बनती है, हम क्या अपील करें जनता से कि कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, जिस तरह से स्थितियां बनी, ये कोई अचानक से नहीं बनी। 1 साल पहले कोरोना ने दस्तक दिया था भारत में और तब आपकी सरकार सो रही थी। जहां से कोरोना चला था वहां आज कोरोना पेशेंट नहीं है। नाइजीरिया शून्य हो गया, कोरोना पेशेंट वहां नहीं है। लेकिन आप 1 साल तक आपने होमवर्क नहीं किया। आप केवल आप अपनी इस तैयारी में रह गए कि कैसे चुनावी वर्ष बिहार में 6 महीना गुजारे, फिर बंगाल और 5 राज्यों का चुनाव था, उसमें आपने समय बिताया। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से जो ग्रसित हैं मरीज, उनके लिए क्या मेडिसिन बनाया जाए। वैक्सीन भी जो आप लाए हैं, आपके डॉक्टर डबल डोज लेने के बाद भी आपके डॉक्टरों को दोबारा से हो जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए सरकार के लोग या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या प्रवक्ता हैं, उनकी मजबूरी है कि सरकार की खामियों को वो न गिनाएं। बिल्कुल, लेकिन जनता के साथ, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें, क्योंकि ये हालात जो है बेकाबू होता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका।
राम सागर जी आपका, राजेश राठौर जी आपका चर्चा में शामिल होने की। जिस तरह से हालात हैं इस वक्त पूरे देश भर में, हालात बेकाबू, जिस तरह से मधु जी ने जिक्र किया, और इससे कैसे निपटा जाए, ना तो इसका समाधान डॉक्टरों के पास, ना अस्पताल